राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत। ध्यान दीजिएगा, संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। राज्य का महाधिवक्ता होगा 165 में, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले हमें संवैधानिक स्थिति इसकी देख लेते हैं। ठीक है, 165 में ऐसा कहा गया है और कहाँ कहा गया है, एक सेकंड रुकिएगा। संविधान भाग 6 जो है उसमें राज्य में अध्याय 2 जो है निहित अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें इस पद की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 165। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग मिलेंगी। जैसे महाधिवक्ता राज्य का है, उसका अनुच्छेद 165 में जिक्र है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उनका जिक्र कहाँ है? तो अटॉर्नी जनरल जो हैं एजी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और एकमात्र अनुच्छेद है वो 76। ठीक, राज्य के लिए महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में उल्लेख है, इसका एक ही पद है। ठीक, और कैग के बारे में तो हमने जाना 148 से लेकर 151 तक जो है कैग के संदर्भ में बताया गया, 148 में उनका जिक्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवैधानिक स्थिति भाग 6 में जाकर के देख लेते हैं। देखिए, संविधान में भाग 5 और भाग 6 जो है इनकी तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो केंद्र के लिए है और 5 जो है वो केंद्र के लिए और भाग 6 जो है राज्यों के लिए है। इनमें एक जैसी चीज़ें हैं। जैसे शुरुआत में वहाँ भी कार्यपालिका और फिर संसद की बात की गई, तो यहाँ जो भाग 6 है उसमें शुरुआत में कार्यपालिका की बात की गई है राज्य स्तर पर, और फिर उसके बाद विधान सभा की बात की गई है। और चूँकि यहाँ विधान सभा और विधान परिषद कई राज्यों में दोनों है ही नहीं, तो संसद की बात मतलब विधान मंडल की बात कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं एक तरीके से। तो देखिए भाग 6 जो है 152 से 237 तक हैं। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अनुच्छेद 152 152 टू 152 टू 237 उसमें देखिए उसके 6 चैप्टर्स हैं। 152 एक सामान्य परिभाषा देता है, ये एक अलग से चैप्टर है। 153 से लेकर के 167 तक जो है ये कार्यपालिका के बारे में बताता है, और इसी 153 से लेकर 167 तक जो है इसी के अंतर्गत आ जाता है 167 तक जाता है। इसमें देखिए एक तो राज्यपाल है और राज्य मंत्री परिषद है, कैबिनेट है। ठीक, और महाधिवक्ता है। देखिए चूंकि वहाँ राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राज्यपाल यहाँ राज्य स्तर पर राज्यपाल ही होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराज्यपाल का जिक्र कई राज्यों में है ही नहीं और बहुत सारों में तो है ही नहीं वैसे भी। तो एक तो राज्यपाल है, फिर राज्य मंत्री परिषद है और महाधिवक्ता है। और वहाँ पर क्या था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट जो मंत्री परिषद है। इसके अलावा वहाँ पर महान्यायवादी की बात की गई थी। महान्यायवादी की बजाय यहाँ महाधिवक्ता है। ठीक, तो एक तो राज्यपाल जिसके बारे में 153 से लेकर के राज्य के राज्यपाल की बात की गई है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति दी गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति लिखी गई, 156 में राज्यपाल की पदावधि लिखी गई, 157 में राज्यपाल की अर्हताएँ लिखी गई, 158 में शर्तें लिखी गई पद के लिए, 159 में शपथ लिखी गई, 160 में कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन लिखे गए, 161 में जो है राज्यपाल की शक्ति है, दंडावेश, निलंबन वगैरह चीज़ें शामिल हैं। इसी के तहत अंत 165 जहाँ है राज्य का महाधिवक्ता, तो यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। तो इसको हम वापस देखिए, अटॉर्नी जनरल जिस तरह से होता है सेंटर में, उसी तरह से महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्यों में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल केंद्र में और ये जो होता है वो राज्य में होता है। अनुच्छेद 165 है और वहाँ अनुच्छेद जो है वो कौन सा है आपका? भाई अटॉर्नी जनरल जो है उनके लिए अनुच्छेद एक ही है जिसका जिक्र अभी हमने किया। उससे पिछले वाला अध्याय जो है 76 एक ही आर्टिकल हैं, और ये भी जो हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स।
संविधान में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। इन्होंने देखो बता भी दिया, महान्यायवादी की तरह ही ये राज्यों में होता है। नियुक्ति एवं कार्यालय, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अधिकार होना चाहिए। 5 वर्ष का न्यायिक अधिकारी होने का अधिकार होना चाहिए उसे। 10 वर्ष तक का न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अधिकार होना चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। न्यायिक पद का तात्पर्य राज्य की न्यायिक सेवा के तहत कोई पद है उससे यहाँ मतलब है। और उच्चतम न्यायालय में विपरीत संविधान में एक नामी न्यायवादी को बतौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई उपबंध नहीं है। मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय के विपरीत संविधान में एक नामी न्यायवादी को बतौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई उपबंध नहीं है। एक नामी न्यायवादी जो होता है उसको उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई उपबंध यहाँ पर संविधान में है नहीं। बतौर हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते किसी भी नामी न्यायवादी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो सकता है। इसके विपरीत हाईकोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। देखिए, महाधिवक्ता जो है प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के बना रहता है, लेकिन महान्यायवादी केंद्र में जो होता है वो इस तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है। नहीं, वो भी अच्छा, अनुच्छेद क्षेत्र में जो महान्यायवादी होता है वो प्रसाद पर्यंत उसके भी हटाने की प्रक्रिया जो है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की तरह ही दी हुई है। यूं कह सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर महाधिवक्ता बना रहता है, अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि राज्यपाल द्वारा उसे कभी भी हटाया जा सकता है। वो अपने पद से त्याग पत्र लेकर वे कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्याग पत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है, पुनर्स्थापित होती है, तब उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर वापस होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब हम कार्य एवं शक्तियां देखते हैं। राज्य में वह कानून अधिकारी होता है, इसके नाते वो महाधिवक्ता के रूप में निम्नलिखित कार्यों को करता है। पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हो। इसके अलावा विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। इसके अलावा संविधान या किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करता है। वो अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति या सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है बिना मताधिकार के बोलने भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य को मिलते हैं। अब देखिए, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में अनुच्छेदों पर नजर डालें तो 165 में तो हमने देखा ही जाकर के, ठीक है। तो राज्य की महाधिवक्ता 177 और क्या कहता है देखिए, क्योंकि हमने जाना कि 153 से 167 तक जो है कार्यपालिका है। 168 के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आ जाती है विधानसभा। विधानसभा का मतलब विधानमंडल। तो विधानमंडल जो वहाँ पर है, विधानमंडल में दोनों कई जगह विधान परिषद भी हो सकती है विधानसभा के साथ साथ, लेकिन कई राज्यों में विधानमंडल के रूप में केवल विधानसभा होती हैं। अब देखिए, 177 अनुच्छेद जो है राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। 177 में क्या दिए हैं, राज्य के सदनों और उसकी समिति से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार जो 177 में दिए हुए हैं। महाधिवक्ता का पद जो है 165 में बताया जाता है। 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेष अधिकार एवं प्रतिरक्षा दी हुई हैं। संवैधानिक निकायों से संबंधित एक अनुच्छेदों पर नजर डालें तो 76 में संवैधानिक निर्माण से संबंधित निकायों से संबंधित देखें तो 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, ठीक। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बताए गए हैं। 165 में भारत के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताए गए हैं। 243 आई जो है राज्य वित्त आयोग बताता है। राज्य वित्त आयोग क्या है, 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के
243 ZD जो है वो जिला योजना समिति के बारे में बताता है। 243 ZE जो है महानगरीय योजना समिति के बारे में बताता है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता है। 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। 307 अंतर्राज्यीय व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य सहयोग सदस्यीय राज्यीय सदस्यीय राज्यीय सदस्यीय राज्यीय। तो यहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं ये सोच रहा था कि जो मात्रा जो है अंत में नहीं लगी, जैसे बीच वाले पे मात्रा ई की लगेगी और लास्ट में यह आएगा। जैसे विदाई शब्द है, विदाई या ध आत्मा, तो उसमें देखिए बीच वाले में ई की मात्रा कब आएगी, जब अंतिम अक्षर से जस्ट पहले वाला अर्ध अक्षर हो। जैसे राज्य में यह से तुरंत पहले ज है आधा, तो इसलिए ज के बाद जो यह है उस पे ई की मात्रा डाल के फिर यह लिखना है राज्यीय। और सदस्य में भी ऐसा है तो सदस्यीय, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर सदस्य यही नहीं कर सकते, सदस्य ही राज्य यही नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, इसके अलावा 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग और 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338B में राज्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, 279A जो हैं वहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST काउंसिल के बारे में, और 339 में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, 340 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताए हुए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग की 340 में, 344 में राजभाषा आयोग और संसद की राजभाषा समिति, और 350B जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की बात की गई है। अब हम नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन प्राधिकरण और नीति आयोग, इस तरह के अध्यायों के संदर्भ में जानेंगे। और 54 से लेकर के 63 तक के ये 10 अध्याय हम जानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको हम कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इससे पहले वाली जो भी हमने पढ़ी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। ठीक है, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के संदर्भ में हमने संवैधानिक निकायों के संदर्भ में हमने जाना। ये थे संवैधानिक निकाय, जिसमें हमने निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक और मालिक परिषद कैग, भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, ये सारे जो है संवैधानिक निकाय हैं। संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में इनका जिक्र किया गया था। तो 42 से लेकर के 53 तक के अनुच्छेद जो हैं हमने पढ़ लिए। यहाँ पर इन अध्यायों की संख्या जो है 12 थी। 42 से लेकर के 53 तक, तो 3 ये हो गए 44 तक, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। तो ये 12 संवैधानिक निकाय थे। उसके बाद 10 हम जो गैर संवैधानिक निकायों के संदर्भ में जानेंगे। तो ये गैर संवैधानिक निकाय जो हैं इनके संदर्भ में जानेंगे। नीति आयोग, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ये हो गए 3, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 और 63। तो 10 ये पढ़ेंगे हम गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।